हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर 5। अब तक हमने क्या क्या देख लिया है? अब तक हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हमने देख लिया है क्या, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमने देख लिया है आर्टिकल 1 से 4, हमने देख लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, हमने क्या देखा है आगे, फिर डीपीएसपी। ये अब तक हम क्या कर चुके हैं, कंप्लीटेड कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आज हम चलते हैं एक छोटा सा डेटा रह रहा है आपको समझाना कि सोर्सेज हमने कौन सी चीज कहां से बोरो की है। सोर्सेज है ना, कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या लिया है हमने, और जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया है, इस तरह की चीजें रह रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरू में बात करते हैं। देखिए, हमारा मोस्टली जो चीजें है ना, बहुत बल्क में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने काफी चीज ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फेडरल स्कीम, तो ये कहां से ली है हमने, ये ली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, अब फेडरल का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं कि व्हाट डू मीन बाय फेडरल। फेडरल मतलब स्टेट और सेंटर इक्वल पावर। तो फेडरल स्कीम हमने कहां से ली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, सॉरी ये 135 लिख दिया मैंने, 1935 से। अब ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर, ये कहां से लिया है, ये भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। आप साथ में लिखते चलें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके नोट्स बन जाएंगे, और जो चीज आप लिखते हैं ना, वो आपके बहुत दिनों तक, बहुत समय तक रिटेन होती है। और ऐसे आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, हाँ ये तो मुझे याद है, वो याद नहीं हो जाता फिर। ठीक है, तो फिर जब क्वेश्चन आते हैं तो फिर अच्छा ये था, अच्छा वो था, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, और क्या है। अब ये जो मैं आगे बताना जा रहा हूं, इसमें काफी आपको शायद शौक भी लगे। मोस्टली बच्चे ये समझते हैं कि इमरजेंसी हमने जर्मनी से ली है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। इमरजेंसी जो हमने ली है वो ली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। गॉट इट। अरे ऐसा कैसे, फिर जर्मनी से क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया है कि इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट, हमारे मौलिक अधिकार हम देख चुके हैं, वो सस्पेंडेड हो जाते हैं। मतलब कुछ दिनों, मतलब जब तक इमरजेंसी रहेगी तब तक वो हमें नहीं मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 19 भाई, बाहर जाने का अधिकार, ना मूवमेंट करने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, जुलूस निकालने का अधिकार, इस तरह की चीजें हमारी सस्पेंडेड हो जाती हैं। तो ये चीज हमने ली है जर्मनी से। आप समझ रहे हैं डिफरेंस क्या है। इमरजेंसी जर्मनी से नहीं ली है, इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड हो जाना ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, ये चीज हमने जर्मनी से ली है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ का ही नियम हो, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। और लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस मतलब कानून बनाने का जो प्रोसेस है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपना, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिस्टम, और सिंगल सिटीजनशिप, और सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, ये जो सब है, ये चारों हमने कहां से लिए है, यूके से लिए हैं। कहां से, यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये उत्तराखंड वाला यूके नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, कैसे हटाया जाएगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये कहां से लिया है हमने, ये लिया है हमने, सोचो, यूएसए से। किससे, यूएसए से। लेकिन देखो, प्रेसिडेंट को हटाना हो तो यूएसए से हमने, कि कैसे हटाएंगे, ये चीज, ये बात हमने यूएसए से ली है। लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन करना हो, अगर क्या करना हो, एक मिनट, हाँ, तो क्या,
प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर हमें करना हो तो वो हमने आयरलैंड से लिया है। आप समझ रहे हैं? प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट मतलब अगर उसको हटाना हो, महाअभियोग, ये हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक है, चलिए। और क्या लिया है हमने यूएसए से? प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब आपको पता ही है, मैं प्रियम्बल आपको पढ़ा चुका हूं। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू, या कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब जुडिशरी अलग है, इंडिपेंडेंट है। ये तीनों चीज और साथ में इम्पीचमेंट, ये सब कहां से लिया है हमने? यूएसए से लिया है। गॉट इट? तो मैं कह सकता हूं, यहां पे अगर मैं लिख दूं यूएसए, ठीक है, तो क्या लिया है हमने? इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। दूसरा क्या लिया है? प्रियम्बल। तीसरा क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू। और क्या लिया है? और लिया है हमने इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, पेंडेंट जुडिशियरी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं, अगर मैं मतलब याद रखने के लिए कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए, यूके से क्या क्या लिया है? यूके रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। और क्या लिया है? लॉ मेकिंग प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस। भाई हम कैसे लॉ बनाएंगे उसका प्रोसेस। पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम। और सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। ये हमने कहां से ली है? यूके से ली है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात देखें किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, GOI 1935 की, हमने इसे क्या लिया है? फेडरल स्कीम, फेडरल स्कीम। और क्या लिया है? ऑफिस ऑफ गवर्नर, ऑफिस ऑफ गवर्नर। और क्या लिया है? इमरजेंसी, ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, इमरजेंसी। ठीक है, अब ये हमने देख लिया है कि यूके से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और यूएसए से। और साथ में हमने एक छोटा सा वो भी देखा, क्या, कि जो इलेक्शन है किसका, प्रेसिडेंट का, वो आयरलैंड से है। और फंडामेंटल राइट सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी ये जर्मनी से है। अब तक हम इतना देख चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम देखें कि आ, हाँ, फेडरेशन, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब ये है हमारी बात। मैंने क्या कहा? फेडरेशन का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों इक्वल पावरफुल होंगे। ठीक है, मैंने कहा आपको फेडरेशन हमने कहां से लिया है? फेडरेशन हमने कहा है, हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। लेकिन फेडरेशन में हम कह रहे हैं कि सेंटर ज्यादा पावरफुल होगा स्टेट से। ये बात हमने कहां से ली है? हमारा फेडरेशन अलग है। ठीक है, ये हमारा फेडरेशन है भाई, इसमें आप कुछ नहीं। जैसे हमारा सेकुलरिज्म अलग है। सेकुलर का मतलब क्या था कि भाई किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करना, लेकिन हमारा सेकुलरिज्म क्या है कि हम सब धर्मों में विश्वास रखते हैं। तो इसी तरह से फेडरेशन तो है, हम कहेंगे हम फेडरेशन है, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर है। ठीक है, ये चीज हमने कहां से ली है? कनाडा से। गॉट इट? चलिए, अब आगे चलते हैं। और कनाडा से क्या लिया है? रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर जो बची हुई पावर है ना, वो किसके पास रहेंगी? लाइज विद सेंटर,
इनडायरेक्टली कहना यही है कि सेंटर पावरफुल है। ठीक है, ये किसके पास रहेगी, सेंटर के पास। ये कहां से लिया है हमने, ये भी कनाडा से लिया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तीन तरह की सूची होती है ना, एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट। तीन तरह की सूची होती है, इसमें स्टेट कानून बना सकता है, इसमें सेंटर, इसमें दोनों। और जो बच जाए, सपोज कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो इन तीनों में ही इंक्लूड ना हो, उसे क्या कहते हैं, रेजिड्यूरी। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, तो उस पर कौन बनाएगा, सेंटर बनाएगा। ये बात हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। और कंकरेंट लिस्ट कहां से ली है, कंकरेंट लिस्ट कि भाई कंकरेंट भी होनी चाहिए, ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली है हमने, ये ली है हमने यूएसएसआर से। और रिपब्लिक, हम रिपब्लिक है, मैंने बताया था ना प्रिम्बल में आपको रिपब्लिक पढ़ाया था, ये वर्ड कहां से लिया है हमने, ये लिया है हमने फ्रांस से। कहां से, फ्रांस से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हम कहते हैं कि हमने संशोधन करा, मैंने आपको पढ़ाया कि 42वां संशोधन। ये संशोधन जो हमने अमेंडमेंट लिया है, किससे, जो मेजोरिटी वाला है, 2/3 वाला है ना, ये कहां से लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। और सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगा, वर्किंग, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, ये कहां से लिया है हमने, जापान से। ठीक है, अब ये हमारे मोर देन इनफ हो गए कि जो हमें जानने चाहिए। तो हम, मैं देख कह सकता हूं कि हमने यूएसए का देख लिया। हाँ, यूएसए में एक और है, यूएसए में हमने एक और चीज ली है, वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन। ये भी हमने यूएसए से लिया है। और क्या लिया है यूएसए से, एक चीज और ली है कि प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या होगा, चीफ कमांडर होगा सारी आर्म्ड फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सारे सोर्सेस हो गए हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, फेडरल स्कीम कहां से लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए। लेकिन फेडरल स्कीम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर आ जाए तो कनाडा से ली है। ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इमरजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे इमरजेंसी के दौरान, ये बात जर्मनी से ली है हमने। और क्या है, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, सिंगल सिटीजनशिप, ये कहां से लिए हमने, यूके से लिए। इम्पीचमेंट यूएसए से, इलेक्शन आयरलैंड से। ठीक है, प्रिम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, प्रेसिडेंट चीफ होगा, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो होगा, ये सब किससे, यूएसए से। तो मैं कह सकता हूँ यूएसए से कितनी है भाई, जुडिशियल रिव्यू है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, प्रिम्बल है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होगा, ये है, प्रेसिडेंट चीफ, प्रेसिडेंट क्या होगा, चीफ होगा किस, किनका, आर्म फोर्सेस का, तीनों सेनाओं का। भाई तीनों सेनाओं का सर्वोत्तम कमांडर राष्ट्रपति होता है। और इम्पीचमेंट किसका, प्रेसिडेंट का। ये भी हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने यूके का देख लिया, पार्लियामेंट्री, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप और लॉ मेकिंग प्रोसेस। इमरजेंसी हमने देख लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इमरजेंसी, फेडरल स्कीम और ऑफिस ऑफ गवर्नर। मैंने दोबारा रिपीट किया था ये। हाँ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से, मैंने फेडरेशन का मतलब आपको बता दिया। रेजिड्यूरी पावर मैंने क्या बताया था, ये मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। देखो तीन तरह की लिस्ट होती है, एक, तीन तरह की लिस्ट होती है। एक होती है सेंट्रल, सेंटर की, एक होती है स्टेट की, एक होती है कंकरेंट। मतलब इनमें कुछ सब्जेक्ट लिखे रहते हैं कि भाई इन इन पर स्टेट कानून बना सकता है, इन इन जगह सेंट्रल कानून बना सकता है, और इन इन जगह दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी होगा जो इन तीनों में ना लिखा हुआ हो, तो वो रेजिडुअरी पावर किसके पास रहेगी, सेंटर के पास रहेगी। किसके पास, सेंटर के पास। ये बात हमने कहां से ली है, कनाडा से। और ये कंकरेंट लिस्ट है जो ये कहां से ली है हमने, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी कहां से ली है, फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से।
जो नहीं रहा, रशिया और काफी देशों में वो हो गया, टूट गया। रिपब्लिक हम कहां से हुए? फ्रांस से। अमेंडमेंट कहां से लिया हमने? साउथ अफ्रीका से। और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग हमने कहां से ली है? प्रोसीजर जापान से। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे सोर्सेस हो गए, सारे सोर्सेस कि कौन कौन सी चीज हमने कहां से ली है। तो चलिए आज का और क्या पढ़ेंगे? आज हम और स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी। क्या? इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या है, कितने तरह की है, सब। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर किससे? इमरजेंसी से। इमरजेंसी। अब इमरजेंसी तीन तरह की होती है, कौन कौन सी? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल। अब मैं इमरजेंसी को देखो, मैं बार बार इमरजेंसी तो नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे ई पर अगर मैं गोला बना दूं तो समझ लेना आप कि इमरजेंसी बोलना चाह रहा हूं मैं। तो मैं कह सकता हूं कि नेशनल इमरजेंसी। एक क्या होता है? स्टेट इमरजेंसी। एक होती है क्या? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक। ये किसके अंडर लगती है? अंडर आर्टिकल 352। ये किसके अंडर लगती है? 356। और ये किसके अंडर लगती है? 360। आपको बस इतना याद रखना चाहिए, 352 चार जोड़ो 356, चार जोड़ो 360। ठीक है। अब हम हर एक इमरजेंसी के बारे में बात पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि यार प्रेसिडेंट रूल कहाँ गया, राष्ट्रपति शासन तो दिखाई नहीं दे रहा है हमको कहीं। तो भैया स्टेट इमरजेंसी को ही राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ठीक है। ये किसके अंडर है? अंडर आर्टिकल। मैं अंडर आर्टिकल ऐसे लिखता हूं, मतलब इस आर्टिकल के अंडर। अंडर और आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 352 और अंडर आर्टिकल 360। ठीक है। अब ये हमने देख लिया कि आर्टिकल देख लिए, तीन तरह की इमरजेंसी है ये देख ली। मैंने बताया इमरजेंसी हमने कहां से ली है, अभी भी पढ़ा है, किससे लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नोट जर्मनी 1935। गॉट इट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं किससे? अपनी पहली इमरजेंसी से, नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी। देखिए पहली बात तो यह है कि नेशनल इमरजेंसी पूरी इंडिया पर भी लग सकती है और एक स्पेसिफिक स्टेट या जगह पर भी लग सकती है। ठीक है, याद रखना। सॉरी। स्पेसिफिक पार्ट पर भी लग सकती है, किसी राज्य में भी लग सकती है स्पेसिफिक पार्ट पर भी, और थ्रू आउट इंडिया भी। थ्रू आउट इंडिया में मतलब पूरी इंडिया पर भी और किसी स्टेट में भी, दोनों में ही लग सकती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी इंपोज करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि रिटर्न में देना पड़ेगा, मतलब लिखित में देना पड़ेगा। कि कौन देगा? COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रीज। ठीक है। मतलब क्या है कि COM सबसे पहले कहेगा, लिखित में देगा कि हमको यहां पर हमें लगता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए। किसको? प्रेसिडेंट को। मैं प्रेसिडेंट ऐसे लिखता हूं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। प्रेसिडेंट को लिखित में देगा और फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रोक्लेम करेंगे। क्या करेंगे? प्रोक्लेम करेंगे। क्या? कि भाई नेशनल इमरजेंसी लग गई है। आप समझिए। अब सबसे पहली बात यह है कि COM क्या है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा हूं। देखो COM क्या होता है। लोकसभा होती है, ये लोकसभा है। ठीक है। इसमें एक पार्टी जीतती है और उस पार्टी का क्या बनता है? PM बनता है। सपोज मैं मान लो ये पार्टी है जो जीती हुई है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें और कोई पार्टी नहीं होगी, और भी बहुत सारी पार्टी होगी। ठीक है। तो इस लोकसभा को 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर इस नेशनल इमरजेंसी को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? ये तो हुआ कि जब लोकसभा अगर डिजोल्व है तो। मैंने कहा ना, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों को स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या करनी पड़ेगी? पास करनी पड़ेगी। क्या? नेशनल इमरजेंसी को। तभी यह 1 महीने से आगे चल पाएगी। और कब तक चल पाएगी? 6 महीने तक, अगर इन्होंने पास कर दी तो। अब मैं कहने कहा कि सपोज मान लो कि 20 मार्च को राज्यसभा ने तो पास कर दी, बट लोकसभा तो अस्तित्व में नहीं है। तो क्या होगा कि ये जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन होगा, लोकसभा इलेक्ट होगी, यहां पर नई लोकसभा आई, उसको 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन, 1 महीना नहीं,
आप 1 महीना मत मान लेना, 1 महीना अलग बात है, 30 दिन अलग बात है। ये पॉलिटी है, यहाँ पर 30 दिन मतलब 30 दिन, नॉट 1 महीना। सॉरी। तो 30 दिन के अंदर अंदर आप लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, नेशनल इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही डेफिनेटली, वरना क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी पास नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब अगर सपोज लोकसभा डिजोल्व नहीं है, मान लो यहां पर क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने यहां पर प्रेसिडेंट ने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी कि भाई नेशनल इमरजेंसी लागू होगी 1 मार्च को। ठीक। लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, दोनों के दोनों कोई लोकसभा डिजोल्व नहीं हुई है, ठीक है, दोनों सेशन में है। अब मैंने क्या कहा कि कब तक चलेगी, अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं तो 1 मंथ तक, 1 मंथ के अंदर अंदर दोनों राज्यसभा को लोकसभा को स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये पास करनी पड़ेगी, वरना ये कोलैप्स हो जाएगी। अब अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज मान लो 25 मार्च को पास करती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों ने अप्रूव कर दिया, हाँ भाई नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए। अब नेशनल इमरजेंसी कब तक लगेगी, 6 महीने तक लगेगी, 6 मंथ तक। बट बात यह है कि 6 महीने कब से काउंट होंगे, यहां से काउंट होंगे या यहां से काउंट होंगे, आप बताओ। ये भी एक फैक्ट है। अब ये 6 महीने जो हैं ये काउंट होंगे 25 से। ठीक है। मतलब जिस दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों अप्रूव कर रहे हैं उस दिन से 6 महीने काउंट होंगे, न कि यहां से 1 मार्च से। ये भी आप बात याद रखना। तो ये होगी क्या हमारी नेशनल इमरजेंसी की बात लागू करने की। ये तो हो गया क्या, लागू करना, मतलब प्रोक्लेम कैसे करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा प्रोक्लेम। अब इसको हटाते कैसे हैं, विड्रॉ। भाई इसको हटाना भी तो आना चाहिए हमें या नहीं। अब इसको हटाने के तीन चार तरीके हैं। पहला क्या है कि भाई प्रेसिडेंट क्या कह दे, अनाउंसमेंट कर दे कि भैया हाँ रिवोक होगी, रिवोकेशन मतलब एक नोटिस जारी करे कि हाँ मैंने नेशनल इमरजेंसी क्या कर दी, हटा दी है। लेकिन ये प्रेसिडेंट ऐसा किसकी बेस पे करेगा, सीओएम जिसने लगवाई थी भाई ये। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर सपोज मान लो कि प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम करी और उसके 1 महीने के अंदर अंदर, 1 मंथ के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने ये अप्रूव की ही नहीं, तो भी ये खत्म हो जाएगी, हाँ है ना। तीसरी क्या बात है, तीसरी ये बात है कि ये स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के लिए। कि मान लो लोकसभा को इसमें स्पेशल पावर दी है कि लोकसभा के 10% मेंबर को ये लगता है कि भाई नेशनल इमरजेंसी अब हट जानी चाहिए, तो वे क्या करेंगे कि अगर लोकसभा सेशन में है तो स्पीकर के पास जाएंगे, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो वे प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, नॉट सेशन, प्रेसिडेंट के पास जाएंगे और एक क्या करेंगे, पत्र देंगे कि सर हमको लगता है नेशनल इमरजेंसी अब हट जानी चाहिए। तो प्रेसिडेंट या स्पीकर क्या करेगा अकॉर्डिंगली, एक इमरजेंसी मतलब है ना स्पेशल मीटिंग, एक स्पेशल सिटिंग बुलाएगा कि भाई सब सारे लोकसभा के मेंबर को इकट्ठा करेगा और फिर वहां पर वोटिंग कराई जाएगी, वहां पर वोटिंग कराई जाएगी कि क्या नेशनल इमरजेंसी हटनी चाहिए या नहीं। लेकिन अब जो वोटिंग पास होगी वो स्पेशल मेजोरिटी से नहीं, सिंपल मेजोरिटी से होगी, सिंपल मेजोरिटी से होगी। और ये जो मीटिंग है ये पत्र सौंपने के 14 दिन के अंदर अंदर बुला ली जाएगी। मतलब क्या हुआ कि लोकसभा के 10% लोगों को लगा कि भैया नेशनल इमरजेंसी हटनी चाहिए, तुम्हें साइन करा, पत्र लिखा, एप्लीकेशन लिखी, लोकसभा अगर चल रही है तो स्पीकर को दे दी, अदरवाइज राष्ट्रपति को दे दी। फिर क्या करेंगे कि स्पीकर या जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, एक स्पेशल सिटिंग बुलाएंगे किसकी, लोकसभा की, 14 दिन के अंदर अंदर, और फिर उस सिटिंग में डिसाइड होगा सिंपल मेजोरिटी से कि क्या नेशनल इमरजेंसी हटनी चाहिए या आगे लगनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या होगी हमारी विड्रॉन की बात। अब अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा, है ना, इफेक्ट क्या क्या होंगे इसके, अब वो देखते हैं। और एक बात और कि मैं ये बताना भूल गया, हाँ जैसे 6 महीने यहाँ पूरे होते हैं, है ना, तो अगर हमें आगे 6 महीने के लिए लगानी है, ऐसे ऐसे हम कितनी बार भी नेशनल मतलब बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी को। तो इन 6 महीने का अप्रूवल इस टाइम पीरियड में दोनों पार्लियामेंट को पास करना पड़ेगा,
सॉरी, पार्लियामेंट को पास, संसद को पास करना पड़ेगा कि भैया अगले 6 महीने भी इमरजेंसी लगनी है। और ऐसे 6-6 महीने करके हम कितने भी साल तक नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ थे हम, नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट। तो मैं कह सकता हूं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, 4 इफेक्ट हैं। पहला क्या है, एग्जीक्यूटिव इफेक्ट, एग्जीक्यूटिव इफेक्ट। दूसरा है लेजिस्लेटिव इफेक्ट, लेजिस्लेटिव इफेक्ट। और तीसरा है फाइनेंशियल इफेक्ट, फाइनेंशियल इफेक्ट। और तीसरा है इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, मतलब मौलिक जो आपके अधिकार हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव राइट का तो कुछ ऐसा है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, वो स्टेट गवर्नमेंट को कैसे भी क्या करेंगे, डायरेक्शन दे सकती है और वो स्टेट गवर्नमेंट को माननी पड़ेगी कि भाई आप ऐसे ऐसे रूल करो। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होगा कि पार्लियामेंट के पास अंडर आर्टिकल 250 ये पावर आ जाएगी कि जितने भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, भाई स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं तो कौन बनाएगा, भाई स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। लेकिन अगर ये नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, भले ही वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है तो सेंटर कानून बनाएगा अगर नेशनल इमरजेंसी लग रही है तो। फाइनेंशियल इफेक्ट ये होगा कि पैसा है ना, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट को पैसा देता रहता है, वो खत्म हो जाएगा, सीज। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट क्या होंगे। तो मैंने आपको बता दिया। देखो, एग्जीक्यूटिव में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, सपोज मान लो कि उत्तर प्रदेश में क्या लगी, नेशनल इमरजेंसी लगी, स्टेट गवर्नमेंट जुगी तो रहेगी, सब कुछ जुगा तो रहेगा, बट होगा क्या कि सेंटर की तरफ से जो भी आदेश आएगा वो मानना पड़ेगा। सेंट्रल सरकार जो कहेगी वो जो राज्य की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, अगर वहां पे इमरजेंसी लग रही है तो उसको माननी पड़ेगी। लेजिस्लेटिव इफेक्ट ऐसा है कि स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं जिन पर सिर्फ स्टेट कानून बना सकता था, लेकिन अब पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। फाइनेंशियल इफेक्ट ये है कि जो सेंटर स्टेट को पैसा देता था वो अभी बंद हो जाएगा, सेंट्रल कमांड संभाल रहा है अब फिलहाल पूरे राज्य की। अब फंडामेंटल राइट पर नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखते हैं। ये अभी एक्चुअली पेपर हुआ था एसआई का, उसमें भी इसमें से क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, तो खैर देखते हैं। अंडर आर्टिकल 358, अंडर आर्टिकल 358 में ये लिखा है कि अगर नेशनल इमरजेंसी, मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी आपके 3 बेस पे लग सकती है, वॉर पे, एक्सटर्नल एग्रेशन पे और किसी पे, आर्म्ड रिबेलियन पे, आर्म्ड रिबेलियन, है ना। अब आर्टिकल 358 ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी आपने इनमें से किसी एक पर लगाई हो, युद्ध के कारण या एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगाई हो, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट 19 है ना, वो ऑटोमेटिकली 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 सस्पेंड हो जाएगा। खत्म नहीं होने का, सस्पेंड, मतलब जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक हमें कोई भी फंडामेंटल राइट जो 19 है ना उसका अधिकार नहीं है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगी तुरंत हमें अपना फंडामेंटल राइट 19 मिल जाएगा। लेकिन अगर आर्म्ड रिबेलियन हुआ है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंशन नहीं होगा। अब अंडर आर्टिकल 359 में ये लिखा है कि किसी भी, चाहे वॉर हो, चाहे एक्सटर्नल अग्रेशन हो, चाहे आर्म्ड रिबेलियन हो, अब भाई इन दोनों में तो 19 तो अपने आप सस्पेंड हो गया। सपोज हमें आर्म रिबेलियन में भी 19 सस्पेंड करना है तो उसके लिए सरकार को नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस निकालना पड़ेगा कि देखो आपके ये फंडामेंटल राइट हम छीन रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटेगी आपको मिल जाएंगे। बट आर्टिकल 20 और अंडर आर्टिकल 21 के अंडर जितने आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं वो किसी भी सिचुएशन में, चाहे वार है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, नेशनल इमरजेंसी है, आपने मिले कुछ भी है, ये आपके नहीं छीने जा सकते। क्यों भाई, आर्टिकल 21 में क्या कहता है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ मतलब जीने का अधिकार, छीन लोगे? आप ही बताओ, आर्टिकल 20 क्या करता है भाई, प्रोटेक्शन करता है, तो क्या वो भी खत्म हो जाएगा? नहीं। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं
कि फंडामेंटल राइट क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल की क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है कि फंडामेंटल राइट 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, किस बेस पे? वॉर पे और एक्सटर्नल अग्रेशन पे। और अगर और भी फंडामेंटल राइट हमें सस्पेंड करने हैं तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो आर्म्ड रिबेलियन पे तो आपको नोटिस देके फंडामेंटल राइट 19, 22, 23 ये हटाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा। अगर इन दोनों के बेस पे लगी है तो नोटिस नहीं देना पड़ेगा, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है वो अपने आप सस्पेंड हो गया। और फंडामेंटल राइट 20 और 21 के अंदर जितने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अंदर जितने आपको फंडामेंटल राइट मिले हैं वो कभी भी चाहे कुछ भी है सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये भी आता है कि कौन से फंडामेंटल राइट आपके नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट सस्पेंड नहीं कर सकता, तो वह है अंडर आर्टिकल 20 एंड अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया है कि आर्टिकल 20 मतलब क्या है, वन टाइम पनिशमेंट फॉर वन क्राइम। और आर्टिकल 20 तो है, हो गया ये। और 21 क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। ठीक है, ये डबल जीओपार्डी वाला बताया था मैंने आपसे। फंडामेंटल राइट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, हमारा पूरा नेशनल इमरजेंसी हो गया। क्या हो गया, नेशनल इमरजेंसी। अब किसके ऊपर चलते हैं, प्रेसिडेंट रूल। किसके ऊपर, स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल। अब ये किसके अंडर आता है, ये आते हैं 356, 4 जोड़ दो, मैंने बताया वो 352, ये 356। अब इसमें क्या है कि अंडर आर्टिकल 355 स्टेट की, सेंटर की ये ड्यूटी है कि वो अपने हर एक स्टेट की क्या करे, प्रोटेक्शन करे, कि भाई बाहर से कोई हमला ना कर दे। ठीक है, और स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता रहे, ये बात इंश्योर करने की जिम्मेदारी जो है वो सेंटर की है। ये बात कौन कहता है, अंडर आर्टिकल 355। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये अभी एसआई में आया था, यूपीएसआई में, कि भाई को कौन सा आर्टिकल है कि जिसके तहत सेंटर डायरेक्शन देता है स्टेट को कि आप, जैसे कम्युनिकेशन की बात अगर मैं करूं, बात अगर मैं कम्युनिकेशन की करूं, बात अगर मैं रेलवे की करूं, तो जो सेंटर बोलेगा वो हर एक स्टेट को करना पड़ेगा। अब ये जो डायरेक्शन दी जाती है वो किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, वो दी जाती है अंडर आर्टिकल 256 या 257 के तहत। सपोज मान लो सेंटर कह रहा है रेलवे के रिगार्डिंग उसने कुछ निर्देश दिए राज्य को, स्टेट को, और राज्य ने मना कर दिए, तो 365, 356 नहीं, 365 के अंडर अगर स्टेट कंप्लाई नहीं कर रहा है तो सेंटर क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल के लिए प्रेसिडेंट को बोल सकता है अंडर आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल 356 है, आप समझिए मेरी बात को। देखो, सेंटर जो है डायरेक्शन देता है स्टेट को रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ रेलवे, भाई रेलवे को ऐसे मेंटेनेंस करनी है, रिगार्डिंग कम्युनिकेशन अंडर आर्टिकल 256, 257। अगर स्टेट कंप्लाई नहीं करता है तो 365 के अंडर स्टेट सेंटर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल के लिए मूव कर सकता है। और 355 में क्या कहा कि सेंटर स्टेट की क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा वार से, और देखेगा कि जो राज्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, खैर ये तो होगी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज की बात। तो बस हमने अब तक क्या याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल जो है वो 356 के अंडर लगता है। अब जो प्रेसिडेंट रूल है वो कैसे लगता है, वास्तव में देखा जाए, जैसे हमने देखा ना नेशनल इमरजेंसी, कि प्रेसिडेंट रूल को, भाई प्रेसिडेंट रूल को कौन लगाएगा, जैसी बात है प्रेसिडेंट लगाएगा, प्रेसिडेंट ही लगाता है, बट किसके कहने पे, रिपोर्ट देता है कौन, गवर्नर। भाई हर राज्य में अपने गवर्नर होता है ना, रिपोर्ट देता है गवर्नर प्रेसिडेंट को कि साहब जिस स्टेट का मैं गवर्नर हूं उस राज्य में जो सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, वो आपके नीड जो 256 के अंडर आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उनको कंप्लाई नहीं कर रही है, आप ऐसा कीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट या तो रिपोर्ट गवर्नर की रिपोर्ट पे लगाएगा, या फिर अगर उसका मन आए तो सीओएम, ठीक है, अदरवाइज मतलब सीओएम के कहने पर भी वो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। लेकिन मोस्टली कहते हैं कि रिपोर्ट गवर्नर की तरफ से आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पर ही प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, नहीं, अदरवाइज भी, मतलब और तरीके से भी अगर प्रेसिडेंट का होता है कि भाई सीओएम कहता है कि प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, तो भी
प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। क्योंकि एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करता है, वो सीएम की एडवाइस के बिना बहुत कम काम करेगा। आप देखना, तो ये बोलेगा तो ही कर सकता है। तो मैंने देख लिया प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल इंप्लीमेंट कर देगा। मैंने प्रोक्लेम वर्ड यूज नहीं किया है, अब देखो। खैर, ये तो होगी बात कि भाई कौन लागू करेगा। अब होगा क्या, फिर से वही अपने चार्ट पर चलते हैं। ये बन गया हमारा। अब मान लो इस 1 जनवरी है या फिर 1 मार्च है, और यहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी कुछ भी कह लो लगा देते हैं अंडर आर्टिकल 356। अब अगर प्रेसिडेंट ने ये कह दिया कि भैया इस स्टेट में, वो स्टेट में लगेगा ना, ये थ्रू आउट इंडिया नहीं लगता, इस स्टेट में आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है, मतलब लग गया है, पूरा नोटिस निकाल दिया। अब 2 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, 2 मंथ, और नेशनल इमरजेंसी में क्या था आपको याद हो, 1 मंथ था। 2 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउस को, जो आपके चलो संसद ही लिख देते हैं यार, संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को सिंपल, नोट स्पेशल, सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ ये प्रेसिडेंट रूल का जो है उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तभी ये आगे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अगर अप्रूव कर दिया तो 6 महीने के लिए लग जाएगा, अगर अप्रूव नहीं किया तो वो 2 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो वही कि 25 मार्च को अप्रूव किया लोकसभा ने और राज्यसभा ने, तो अब जो 6 महीने काउंट होंगे वही नेशनल इमरजेंसी में तो यहीं से काउंट हो रहे थे, लेकिन अगर बात होगी प्रेसिडेंट रूल की तो वो काउंट होंगे यहां से ही, जहां से प्रेसिडेंट ने मतलब इंप्लीमेंट किया था, मतलब नोटिस निकाला था, वहीं से 6 महीने गिने जाएंगे। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आगे अपनी बात को बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि भाई ये यहाँ पर प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रोक्लेम कर दी क्या, प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356। मैंने कहा कि भाई 25 जनवरी को, ये 1 जनवरी को करी, लोकसभा और राज्यसभा ने सिंपल मेजोरिटी के साथ पास भी कर दी। अब वैसे तो ये कितने महीने चलती, सिर्फ 2 ही महीने चलती, लेकिन अब कितने महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, लेकिन 6 महीने 1 जनवरी से काउंट हो गए, ना कि 25 जनवरी से। 6 मंथ तक चलेगी, अब 6 मंथ तक चल गई। अब उसमें क्या है कि नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि यहाँ अगर 6 महीने और चलानी है तो आपको इसी टाइम पीरियड में, इन 6 महीने के अंदर अप्रूवल देना पड़ेगा, और आप ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बात आएगी प्रेसिडेंट रूल की, बात अगर आएगी प्रेसिडेंट रूल की, तो आप ऐसे ही करके 6 महीने और लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 1 साल से ऊपर होगा, 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। पहली, या तो पूरे भारत में, इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या किसी स्पेसिफिक पार्ट में, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ये इस बात को कहे कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसमें इलेक्शन नहीं हो सकता फिलहाल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली हैं तो राष्ट्रपति शासन अगले 6 महीनों के लिए लगाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे प्रेसिडेंट रूल 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या था, कभी तक लगाओ, कितनी बार भी लगाओ, ठीक है। अब इसमें लेकिन क्या है कि 6 महीने तक, 3 साल तक ही लगाया जा सकता है, और 1 साल के बाद तो आपको ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर में 3 साल से ज्यादा भी राष्ट्रपति शासन लगा है, वो एक अपवाद है। ठीक है, चलिए एक बात और, मैं हमने पढ़ा था कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगी है, सपोज मान लो यूपी के साथ लगी है, लेकिन ये अधिकार दे देती है नेशनल इमरजेंसी की पूरे, एक मिनट, भारत के जितने भी स्टेट हैं, नेशनल इमरजेंसी बात कर रहा हूं, इससे पहले वाले की, जितने स्टेट हैं सबके साथ सेंटर के रिलेशन बदल जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। और प्रेसिडेंट रूल में क्या है कि अगर सपोज मान लो यूपी में लगी है नेशनल इमरजेंसी, तो सिर्फ यूपी के साथ ही होगा जो होगा, और को टेंशन नहीं है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है कि सारे स्टेट के साथ सेंटर जो चाहे जिस तरह से चाहे कर सकता है। ठीक है, अब तो कहने का मतलब ये है कि जो
रिलेशन चेंज हुआ है वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में चेंज होता है, प्रेसिडेंट रूल में सारे स्टेट के साथ नहीं होता। ठीक है, ये तो एक मैंने एक एक्स्ट्रा बात बता दी आपको। अब बात करते हैं, मैंने बता दिया कि 3 साल तक लग सकता है, और 1 साल के बाद या तो कि इंडिया में, पूरे इंडिया में, या फिर इंडिया के किसी पार्ट पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, दूसरा इलेक्शन कमीशन कह रहा हो कि उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब ये तो क्या हो गया हमारे की लागू। अब उसके क्या देखेंगे हम, इफेक्ट क्या क्या है। इफेक्ट हमने इफेक्ट देखे थे ना। इफेक्ट कुछ ऐसे हैं कि अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल अप्रूव हो गया तो ना चीफ मिनिस्टर रहेगा, ना चीफ मिनिस्टर का सीओ में रहेगा, ना आपकी विधान परिसभा रहेगी, सब डिसॉल्व हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल अप्रूव हो गया, किसने कर दिया, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि अपना कोई बंदा जैसे गवर्नर या फिर कोई भी उसको दे देगा स्टेट की, भैया आप मेरे बिहाफ पे रन करो स्टेट को। और क्या हो सकता है, अब स्टेट के जो कानून है वो कौन बनाएगा, वो पार्लियामेंट बना सकती है, पार्लियामेंट के पास चले जाएंगे पावर। और पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को अब ये पावर भी दे सकती है कि जो स्टेट का कंसोलिडेट स्टेट फंड होता है ना, हर एक स्टेट का अपना एक फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, फंड ऑफ स्टेट, ऐसे इंडिया का भी होता है। तो उसमें से अगर पैसा निकालना है तो पार्लियामेंट अप्रूवल किसको देगी, प्रेसिडेंट को। कहने का मतलब क्या है कि देखो, नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ था, जो का त्यों रहा, जैसे विधान परिषद विधानसभा चल रही थी, यहाँ पे सीएम था, यहाँ पे इस तरह से बहुत सब सब नॉर्मल चल रहा था, बस सिर्फ सेंटर की बात माननी पड़ेगी। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या होगा कि जब प्रेसिडेंट रूल क्या होगा कि नोटिस निकालेंगे कौन, प्रेसिडेंट साहब, 2 मंथ के लिए, मैं कहा 2 मंथ के लिए, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती तब तक तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही अप्रूवल दिया है, पूरी विधानसभा भंग हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, कोई मंत्री नहीं रहेगा, सारी की सारी चीजें किसके हाथ में चली जाएगी, राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी। अब राष्ट्रपति अपने गवर्नर के थ्रू इस पूरे स्टेट को चलाएगा। आप समझ रहे हैं नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में कितना फर्क आ रहा है। और इतना मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी तो चीफ मिनिस्टर भी है, विधानसभा जुगी तो बनी है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो सारी की सारी आपकी, और पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया, तो होगा क्या कि अब कोई चीफ मिनिस्टर या मंत्री संतरी विधानसभा नहीं रहेगी, सब डिसॉल्व हो जाएगी। अब जो काम करेगा कौन करेगा, सिर्फ प्रेसिडेंट करेगा, उस स्टेट में प्रेसिडेंट ही सब कुछ होगा। ठीक है। अब हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, प्रेसिडेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उस स्टेट के हाई कोर्ट की भी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, नहीं, हाई कोर्ट की पावर हाई कोर्ट उस स्टेट की नहीं जाएगी, वो हाई कोर्ट के पास ही रहती है। क्वेश्चन आ जाता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगा हो तो क्या हाई कोर्ट की पावर भी राष्ट्रपति के पास चली जाएगी, तो आंसर है ना, ना, ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का अपना अलग मैटर चलता है। हाँ, चीफ मिनिस्टर की पावर, आपके क्या क्या करें, मंत्रियों की पावर सब खत्म हो जाएगी, सब राष्ट्रपति के हाथ में चली जाएगी, और राष्ट्रपति कोई भी अपना एक बंदा अपॉइंट करके पूरे स्टेट को रन करेगा। नेशनल इमरजेंसी में भंग नहीं होती है विधानसभा। नेशनल इमरजेंसी में होगा क्या कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन देगा सेंटर, निर्देश देगा कि भाई आप ऐसे ऐसे कर लो। ठीक है, चलिए, अब ये होगी क्या, किसकी बात, हमारी प्रेसिडेंट रूल की बात होगी। अब बात करते हैं कि इनका थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं, काफी घोचमोच हो जाएगा वरना। एक तरफ मैं रखता हूँ 352 को, एक तरफ रखता हूँ 356 को, मतलब एक तरफ मैंने रख दिया प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी, एक तरफ मैंने रख दिया नेशनल इमरजेंसी। पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ पर पार्लियामेंट को कंकरेंट पावर मिलती है, पार्लियामेंट को कंकरेंट, कंकरेंट मतलब स्टेट भी चुका तो बना रहता है और पार्लियामेंट भी उस पर अपना काम अधिकार, मतलब स्टेट के जो कानून है वो पार्लियामेंट बना सकती है, लेकिन स्टेट भी बना सकता है, दोनों जिंदा रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्टेट तो खत्म ही हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बनाएगी। और यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन स्टेट भी बना सकता है, कंकरेंट पावर होती है। दूसरा क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल राइट देखे हमने इफेक्ट हो सकते हैं, यहाँ पर कोई फंडामेंटल राइट अफेक्ट नहीं होता। हमने देखा ना कि अंडर कि भाई 358 है तो 19 अंडर आर्टिकल क्या कह रहे हैं, जो आपका आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हो जाएंगे। 359 के तहत
अगर सरकार चाहे तो आपके फंडामेंटल राइट खत्म सस्पेंड कर सकती है, खत्म नहीं सस्पेंड कर सकती है 359 के तहत। लेकिन ऐसा कुछ फंडामेंटल राइट का चक्कर 356 में नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरा डिफरेंस क्या है कि 352 अगर नेशनल इमरजेंसी लगी तो सेंटर के रिलेशन सारे स्टेट के साथ बदल जाएंगे। लेकिन अगर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगा है तो सिर्फ उसी स्टेट के साथ सेंटर के रिलेशन चेंज होंगे। मैंने बताया ना कि स्टेट की वो क्या कह रहे हैं, विधानसभा भंग हो जाएगी, उसके बाजू में जितने भी स्टेट हैं वो अपने काम कर रहे हैं, वे नॉर्मल चलते रहेंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर एक स्टेट में भी लगी तो सारे स्टेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, और क्या है, और क्या बताया मैंने कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो स्टेट के सीएम है और लेजिस्लेचर है, विधानसभा वगैरह है, वो काम करती रहती है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता, सब डिजोल्व हो जाते हैं। किसके बाद? अगर पार्लियामेंट जैसे ही सिंपल मेजोरिटी के साथ अप्रूवल दे दे। लेकिन जब तक पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देगी, सिर्फ प्रेसिडेंट, मैंने बताया ना यहाँ पे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया तो एकदम से स्टेट की लेजिस्लेचर और सीएम डिसोल्व नहीं होती, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर भंग नहीं होती। जैसे ही यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा ने अप्रूवल दिया, तब जाके स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो खत्म होगी। इस पीरियड तक बनी रहेगी, बट सस्पेंड हो जाएगी, मतलब काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये होगी क्या हमारी फाइनली प्रेजेंट रूल। अब बात करते हैं तीसरी इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये लगती है अंडर आर्टिकल 360 के तहत, 4 जोड़ दो। अब ये क्या होता है कि अगर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब अंडर थ्रीट हो कि भाई देश में क्या है कि फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो क्या होगा कि सिंपल मेजोरिटी के साथ, किसके साथ? सिंपल मेजोरिटी के साथ दोनों हाउस, दोनों हाउस, इसको भी चलो वैसे समझा देते हैं। यहां एक मिनट, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या किया, प्रेसिडेंट ने कहा कि भैया नेशनल इमरजेंसी, सॉरी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी चाहिए, लगी अंडर आर्टिकल 360। अब विद इन 2 मंथ, लाइक प्रेसिडेंट रूल, भाई प्रेसिडेंट रूल में 2 महीने मिलते थे, 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को, मतलब लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी पास करना पड़ेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी का अप्रूवल, मतलब बिल। सपोज मान लो जो ये है, ये इन्होंने 25, ये 1 जनवरी को प्रेसिडेंट ने कहा और उन्होंने मान लेते हैं चलो 15 जनवरी को पास कर दिया। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने महीने तक रहेगी? जब तक प्रेसिडेंट मना ना कर दे कि भैया रिवोक नहीं होती है, तब तक लगी रहेगी। जे इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 6 महीने, 2 महीने, 1 साल, कुछ नहीं है। एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो वो चलती ही रहेगी जब तक प्रेसिडेंट खुद एक नोटिस जारी नहीं करते कि हाँ भैया हम हटा रहे हैं इसको। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? ठीक है, और इसमें किसी पार्लियामेंट का अप्रूवल भी नहीं चाहिए। अब अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो क्या होगा भाई, रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीज हो जाएंगे। यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल सरकार है, केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार को क्या कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप अपने खर्चे कम करो, यहाँ पर खर्चे कम करो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं इतना पैसा लगाओ, यहाँ पर इतना पैसा लगाओ, इस तरह की चीजें। दूसरी बात क्या हो सकती है, सैलरी, सबकी सैलरी, किसी की भी सैलरी क्या की जा सकती है, कम की जा सकती है। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाता है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या हाई कोर्ट के जज की भी सैलरी कम हो सकती है? तो याद रखना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो आपके पीएम, सीएम, कुछ भी, कोई भी क्यों ना हो, कि सबकी सैलरी कम की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब इसके रिगार्डिंग एक कमीशन आया था, सिर्फ मैं उसका नाम बता रहा हूं, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था वो नहीं, उस पर नहीं जा रहे हैं हम। वो था सरकारिया कमीशन। क्या? सरकारिया कमीशन। ठीक है, अगर आ जाए कि सरकारिया कमीशन किससे रिलेशन रखता है, तो रखता है स्टेट इमरजेंसी से या प्रेसिडेंट रूल से। तो आप याद रख सकते हैं, मैंने बताया ना, 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को आज क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। सो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।